हेलो दोस्तों, भाविक क्लासेस में मैं देव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाविक क्लास देखिए, हम राजस्थान इतिहास का हम अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसके अंदर हमने आधुनिक जो राजस्थान के इतिहासकार हैं उनके बारे में, कुछ इतिहासकारों के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था, जैसे कि कर्नल जेम्स टोड है, कवि राजा श्यामल दास है और सूर्यमल मिश्रण के बारे में। उसके बाद में देखिए हमारे कुछ जो लेखक हैं वो अभी हमारे शेष बचे हुए हैं, उनके बारे में आज हम अपनी क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के जो अपने जो पहले जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। ठीक है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के बारे में जब हम बात करें तो देखिए पहली चीज तो यह कि इनके बारे में अपने एक छोटी सी इनकी बायोडाटा इनका बनाते हैं। तो पहली चीज तो इनका हमें बात करें जन्म की, तो जो इनका जन्म है, जन्म कब हुआ था भाई? तो जन्म के बारे में बात करें तो 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था भाई सिरोही जिले के सिरोही में रोहिड़ा गांव में भाई। ठीक है, कहां हुआ था जन्म इनका? तो सिरोही के रोहिड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका अगर हम बचपन का नाम बात करें तो जो या मूल नाम की बात करें तो इनका जो मूल नाम है, मूल नाम क्या है भाई इनका? तो मूल नाम है इनका गौरीशंकर ओझा। ठीक है, गौरीशंकर ओझा इनका नाम है, मूल नाम है। इसके बाद में हम बात करें इनकी पिताजी के बारे में, पिता का नाम, तो पिताजी का इनका नाम था हीराचंद ओझा। ठीक है, हीराचंद ओझा इनके पिताजी का नाम था और गौरीशंकर ओझा इनका खुद का मूल नाम था भाई। बाद में बात करें हम इनके गुरु के बारे में, तो जो इनका गुरु है, गुरु इनके हैं भाई कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास इनके गुरु हैं। और इनकी जो मृत्यु होती है भाई, वो मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु होती है 17 अप्रैल 1947 ईस्वी को भाई। ठीक है, आजादी से पहले जस्ट इनकी मृत्यु होती है। ये हमने इनके छोटी सी के परिचय जाना है। देखिए इनका जो जन्म होता है 1863 ईस्वी में सिरोही के रोहिड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। इनका जो मूल नाम है या बात करें जो बचपन से इनका नाम है वो गौरीशंकर ओझा जी हैं। इनके पिताजी का क्या नाम है? हीराचंद ओझा। तो इन्होंने अपने जो नाम है इन्होंने अपने नाम के अंदर अपने खुद के पिता का नाम भी जोड़ के इन्होंने अपना क्या नाम रख लिया भाई बाद में? गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। उसके बाद में बात करें जो इनके गुरु हैं, गुरु का क्या नाम था? कवि राजा श्यामल दास। देखिए कवि राजा श्यामल दास के बारे में अपने पिछली क्लास में अपनी बात की थी कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था वीर विनोद। ठीक है, वीर विनोद। ठीक है, इस वीर विनोद को जब इन्होंने लिखा था तो महाराजा सज्जन सिंह ने गौरीशंकर हीराचंद ओझा को इनका क्या सहयोगी किया था भाई? सहयोगी नियुक्त किया था इसका। ठीक है, सहयोगी नियुक्त किया था किसका? कवि राजा श्यामल दास का। किसको? गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को भाई। उसके बाद में बात करें इनकी जो मृत्यु होती है वो 17 अप्रैल 1947 को इनकी मृत्यु हो जाती है भाई। उसके बाद में हम बात करें, देखिए जो इनकी जो मेन जो इन्होंने कार्य किया है वो कहां कार्य किया है? तो देखिए उदयपुर में इन्होंने कार्य किया भाई। ठीक है, उदयपुर में इन्होंने कार्य किया है। और इनकी अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो कहां से प्राप्त की थी? तो वो प्राप्त की थी भाई बंबई से। बंबई, और बंबई कहां है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में बंबई से इन्होंने बंबई, देखिए मुंबई का जो प्राचीन नाम है वो क्या नाम है भाई? बंबई। और उदयपुर इनकी कर्म स्थली है। और इनका जन्म कौन से राज्य में हुआ, जिले में हुआ? सिरोही जिले में। उस टाइम में राज्य हुआ करते थे भाई, ये भी सब जब जितनी भी रियासतें थी वो अलग अलग राज्य थे सभी।
उसके बाद में हमें अब इनके बारे में हम बात करें तो इनकी जो प्रमुख जो कृति है, जो इनका प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी वजह से इनको सबसे ज्यादा सम्मान मिला है, जो इसकी वजह से इनको गिनीज बुक में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज होता है उसमें इनका नाम दर्ज हुआ है, उस बुक के बारे में बात करें तो उस बुक का नाम है भारतीय प्राचीन लिपि माला। ठीक है, माला को क्या बोलते हैं भाई अपन? शास्त्र। ठीक है, इस बुक की वजह से इनको सम्मान मिला। इस बुक की वजह से इनको देखिए गिनीज बुक की वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ। उसके अलावा हम बात करें तो इसी बुक की वजह से इनको ब्रिटिश सरकार ने एक उपाधि दी थी। उस उपाधि के बारे में बात करें तो उस उपाधि का नाम था, देखिए भाई, राय बहादुर। राय बहादुर की इनको उपाधि दी थी। और ये उपाधि किसने दी थी भाई इनको? तो ब्रिटिश सरकार ने उपाधि दी थी भाई इनको, ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको राय बहादुर की उपाधि दी थी। और देखिए इसी वजह से या इनके जो संपूर्ण जो क्रमबद्ध इतिहास लिखा है हीराचंद ओझा जी ने, हीराचंद ओझा जी ने अपने जब लेखन का कार्य किया है इन्होंने, तो काफी इन्होंने बहुत बात करें अपने जो मोहनोद नैंसी है, मोहनोद नैंसी तक के इन्होंने लेखकों का अनुवाद भी किया है, संपादन का कार्य भी करवाया है। जो मोहनोद नैंसी विख्यात है, मोहनोद नैंसी विख्यात का संपादन का कार्य जिसने करवाया है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी हैं भाई। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने ही उसका संपादन का कार्य करवाया था। तो देखिए उसके बाद में हमें जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी हैं उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों के अगर बारे में बात करें अपन, तो देखिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का जो एक कार्य मैंने आपको बताया अभी, जो मोहनोद नैंसी है, मोहनोद नैंसी ने एक पुस्तक लिखी थी, मोहनोद नैंसी विख्यात। इनकी दूसरी पुस्तक क्या नाम था भाई? इनकी दूसरी पुस्तक का नाम था मारवाड़ रा प्रज्ञारी ख्यात। ठीक है, तो जो मोहनोद नैंसी ख्यात है इसका देखिए संपादन का कार्य इन्होंने किया था भाई। संपादन का कार्य ओझा जी ने किया था, ओझा जी ने किया। ठीक है, मोहनोद नैंसी विख्यात का संपादन का कार्य किसने किया? ओझा जी ने। और देखिए जो मोहनोद नैंसी हैं, मोहनोद नैंसी देखिए किसके समय के थे? तो महाराजा जसवंत सिंह, ठीक है। और महाराजा जसवंत सिंह से अंतिम समय में इनकी अनबन हो जाती है और उसी अनबन की वजह से उनको आत्मग्लानि होती है और आत्मग्लानि की वजह से ये अपने भाई के साथ में क्या कर लेते हैं? मोहनोद नैंसी आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, अपने भाई सुंदर सिंह के साथ में। इनके भाई का क्या नाम है? इनके भाई का नाम था सुंदर सिंह, मोहनोद नैंसी के भाई का नाम। ये दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। ये सारी जानकारी भी किसने दी भाई? ओझा जी ने जानकारी दी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो देखिए मोहनोद नैंसी के बारे में बात होने के बाद में हम बात करें कि इन्होंने जो कर्नल जेम्स टोड है, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड के बारे में हम बात करें तो देखिए कर्नल जेम्स टोड के बारे में जब हम बात करते हैं तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भाई, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसके अपन ने पिछली क्लास में बात की थी भाई। ये इस पुस्तक में मैंने आपको काफी सारी गलतियां बताई थी,
ठीक है। इस पुस्तक में काफी सारी इनके द्वारा गलतियां कर दी गई थी और उन गलतियों का कारण भी बताया था मैंने कि गलतियां क्यों हुई थी इनसे, मॉडर्न नैन्सी से। उसके बाद में हम बात करें तो जो ये पुस्तक है, देखिए इस पुस्तक का एक तो हिंदी अनुवाद, किसमें, हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद, एक तो ये कार्य किया। और दूसरा कार्य क्या किया भाई, इसमें जो गलतियां थी, ठीक है, गलतियों या अशुद्धियों, अशुद्धियों को सही किया, ठीक है। तो देखिए जो द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, उसका एक तो हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया, दूसरा क्या किया भाई, जो इसमें गलतियां थी, जो इसमें अशुद्धियां थी, उनका क्या किया, सही किया, उनको, उनका सबका समाधान किया भाई। ये सारी जानकारियां भी अपन को किसके बारे में प्राप्त, ये भी कार्य किसने किए थे भाई, कर्नल गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने। और इसके अलावा देखिए बात करें अपन तो जो राजस्थान का इतिहास जो लिखा है, यह मैं बात करूं राजपूताने, राजपूताने का क्रमबद्ध इतिहास लिखा, ठीक है। राजस्थान राजपूताने का कैसे इतिहास लिखा इन्होंने, क्रमबद्ध इतिहास लिखा भाई। और क्रमबद्ध इतिहास लिखने की वजह से इसको क्या कहा जाता है भाई, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का गिरिबन, क्या कहा जाता है, राजस्थान का गिरिबन इनको कहा जाता है। इसके अलावा देखिए अपन बात करें तो आपके, मैं अब इनके बारे में अगर बात करूं तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के देखिए इनकी जो पुस्तक थी भारतीय प्राचीन लिपिमाला या लिपि शास्त्र, उसकी वजह से इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज इनको वो मिली, स्थान मिला इनको। उसके बाद में हम बात करें कि जो इनको कहा जाता है राजस्थान इतिहास के लिए, तो देखिए राजस्थान इतिहास के लिए जब हम बात करें इनके बारे में, तो एक बात इनके बारे में एक बात और कही जाती है कि इन्होंने इनको संपूर्ण राजस्थान इतिहास लिखने के कारण इनको राजस्थान के पूर्ण इतिहासकार कहा जाता है भाई इनको। राजस्थान का जो पूर्ण इतिहासकार है वो किसको कहा जाता है, या मैं कहूं कि बातें इनके जो अर्धे के ये पूर्ण इतिहासकार तो हैं ही, और ऐसा करने वाले ये प्रथम इतिहासकार है राजस्थान के, ठीक है। राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखने वाले एक तो देखिए संपूर्ण इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम है, और इन्होंने जो इतिहास लिखा है उसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान का गिरिबन, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें जो राजस्थान का है, जो इन्होंने संपूर्ण इतिहास लिखा है, राजपूताने का जो इतिहास लिखा है, इन्होंने राजपूताने के इतिहास में देखिए इन्होंने सबसे प्रमुख सिरोही का इन्होंने इतिहास लिखा है। सिरोही के इतिहास के अलावा इन्होंने डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, सब जगहों का इन्होंने इतिहास लिखा है सिवाय जयपुर को छोड़ के। और जो इनका जो जोधपुर का इतिहास है, जिसको बीकानेर के इतिहास के साथ में लिख रहे थे, उसको लिखते समय ही अधूरा रह गया था। प्रथम पार्ट इनका पूरा हुआ था, सेकंड पार्ट अधूरा था। उसी समय इनकी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। अरे इनकी मृत्यु कब होती है, तो 17 अप्रैल 1947 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। यह संपूर्ण जानकारी अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के बारे में है। इसके बाद में हम अगले जो लेखक हैं उनके बारे में बात करें तो देखिए भाई, अपने जो अगले इतिहासकार हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है भाई डॉक्टर
एल पी टेसी टेसीटोरी, ठीक है, एलपी टेसीटोरी, इनको कुछ लोग टेसीटोरी भी कहते हैं भाई, ठीक है, एलपी टेसीटोरी भी इनको कुछ लोग इतिहासकार इनको कुछ नाम देते हैं। इनका वैसे नाम है एलपी टेसीटोरी है भाई, टेसीटोरी। इनका अगर हम पूरे नाम के बारे में बात करें तो इनका जो पूरा नाम है वो है लुइज पियो ट्योरी। क्या नाम है भाई? लुइज पियो टेसीटोरी, टेसीटोरी, ठीक है, ये इनका नाम है भाई, पूरा नाम। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी का पूरा नाम क्या है? लुइज टेस। ये कहां के हैं इसके बारे में हम बात करें तो देखिए इटली के हैं भाई, इटली के हैं, और इटली में उदीन शहर के हैं, उदीने, उदीने, उदीने शहर। जन्म कब हुआ? जन्म के बारे में अगर बात करें अपने तो 13 दिसंबर 1883 ईस्वी को, ठीक है, सॉरी 1883 नहीं, 1887 ईस्वी में भाई। कब जन्म हुआ? 1887 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु हुई भाई 1919 ईस्वी में। मात्र 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी भाई, 32 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हुई। कहां थी उसके बारे में बात करें तो बीकानेर में मृत्यु हुई थी भाई इनकी, जहां इनकी आज भी कब्र बनी हुई है, ठीक है, यहीं पे इनकी क्या बनी हुई है भाई? बीकानेर में कब्र बनी हुई है एलपी टेसीटोरी की। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए जो इनको यहां पे जिन्होंने भारत में बुलाया है, पहली चीज तो ये कि भारत में ये कब आए थे? तो ये भारत में पहली बार भाई 1914 ईस्वी में प्रथम बार भारत आए, ठीक है, प्रथम बार भारत कब आए? 1914 ईस्वी में। और 1914 ईस्वी में जो इनको बुलाया था, जिन्होंने इनको बुलाया है भारत, उनके अगर हम बात करें तो उनका नाम देखिए भाई, इनका जॉर्ज अब्राहम, जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसियन, क्या नाम है? ग्रीसियन, ठीक है। इन्होंने बुलाया इनको, और इनको बुलाने का कारण क्या था? तो बुलाने का कारण था भाई एक यहां पे सोसाइटी थी जिसका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वो सोसाइटी काफी महत्वपूर्ण, काफी चर्चा में भी रहती है इतिहास पढ़ते समय। तो उसका नाम था कलका एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी है। वो एलपी टेसीटोरी से जो राजस्थान का जो इतिहास है उसका सर्वेक्षण करवाना चाहती थी, और वो सर्वेक्षण करवाने के खातिर ही कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी है वो इनको बुलाती है भारत, ठीक है। और इनको बुलाने का कार्य किसको सौंपा गया? तो इनको जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसियन को इनको कार्य इनका सौंपा गया भाई। उसके बाद में ये यहां पे आते हैं, और ये आके यहां पे इन्होंने राजस्थान में यहां पे आके इन्होंने काफी सारे काम किए। और इन्होंने देखिए जो पहली बार जब इन्होंने काम किया राजस्थान में, तो राजस्थान के जोधपुर में कार्य किया। उसके बाद में यहां से कहां चले गए भी? इसके बाद में ये चले गए यहां से बीकानेर, और बीकानेर ही इनकी अंतिम कर्म स्थली रही। और बीकानेर में 1919 ईस्वी के अंदर इनकी क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई। 32 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है,
देखिए एक बीकानेर के शासक हैं, क्या नाम उनका, गंगा सिंह। गंगा सिंह ने इनको जो चारण है, चारणों के इतिहास का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा था भाई इनको। किसका, चारणों के जो इतिहास है उसका इन्होंने सर्वेक्षण का कार्य किया, और इन्होंने जो पुस्तकें लिखी उसमें इनकी प्रथम पुस्तक यही है भाई, चारणों के इतिहास का ऐतिहासिक वर्णन है। ठीक है, इतिहास का ऐतिहासिक वर्णन इनकी सबसे पहली पुस्तक है। उसके बाद में हम बात करें तो इनकी जो दूसरी जो पुस्तक है, तो दूसरी पुस्तक कौन सी पुस्तक है भाई इनकी, सेकंड नंबर की पुस्तक है तो पश्चिमी राजस्थान व्याकरण। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान व्याकरण। देखिए इन्होंने राजस्थानी भाषा को दो भागों में विभाजित किया था भाई। पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा के दो भागों में विभाजित किया, एक तो पश्चिमी राजस्थानी भाषा, ठीक है, और एक का नाम दिया पूर्वी राजस्थानी भाषा। और जो पश्चिमी राजस्थानी भाषा है उसका इन्होंने व्याकरण का भी इन्होंने लेख का कार्य किया था भाई। ये सारे सब कुछ इन्होंने किया है। उसके बाद में देखिए हम बात करें जो कालीबंगा सभ्यता है, किसके बारे में, तो कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी देते हैं, सर्वप्रथम जानकारी दी, क्या दी भाई, सर्वप्रथम जानकारी किसने, कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो एलपी टेसीटोरी ने इन्होंने जानकारी दी थी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो देखिए इन्होंने दो जो महत्वपूर्ण संपादन वो लेख हैं, ठीक है, उन दोनों लेखों का इन्होंने संपादन का कार्य भी करवाया था भाई। और उनमें से जो प्रमुख जो लेख हैं, उन लेखों की अगर हम बात करें तो देखिए उनके जो प्रथम लेख हैं वो है, देखिए एक तो इनका जो लेख है वो है वेली क्रिश्चियन रुक्मणी ख्यात है। कौन सी है, वेली क्रिश्चियन रुक्मणी ख्यात, ये अपन ने पढ़ा था भाई। ठीक है, ख्यात साहित्य में जब हम पढ़ रहे थे तो ख्यात साहित्य में हमने इसके बारे में हमने अध्ययन किया था, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई थी। उसके इसका एक तो संपादन का कार्य किया था। ठीक है, क्या करवाया था, संपादन किसने करवाया था, तो लुइस पियो टेसीटोरी ने संपादन का कार्य किया था। और एक था राव जयसिरो छंद, राव जयसी रो छंद। ठीक है, एक इसका भी इन्होंने संपादन का कार्य करवाया था भाई। ठीक है, ये दोनों संपादन का कार्य भी किसने किया, एलपी टेसीटोरी ने। तो ये संपूर्ण जानकारी अपन ने किसके बारे में बात की, एलपी टेसीटोरी के बारे में। उसके बाद में हमें नेक्स्ट इतिहासकार के बारे में बात करते हैं भाई अभी। तो भाई देखिए अपने जो अगले जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं जो, उनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, क्या नाम है इनका भाई, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा की अगर हम बात करें तो देखिए इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ, जन्म हुआ है भाई 1903 ईस्वी में। कहां पे जन्म हुआ है, तो चुरू जिले में इनका जन्म हुआ है भाई। ठीक है, चुरू के सूखे जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो जो दशरथ शर्मा है, दशरथ शर्मा ने जब इतिहास का लेखन का जो कार्य किया है उसके बारे में हम बात करें तो देखिए इन्होंने जो लेखन का कार्य किया है, पहला इनका जो लेखन का कार्य है वो है आगरा विश्वविद्यालय में। ठीक है, कहां पे, आगरा विश्वविद्यालय। आगरा विश्वविद्यालय में
1943 ईस्वी में, कब? 1943 ईस्वी में इन्होंने एक निबंध लिखा था, शोध निबंध था, वो शोध के ऊपर लिखा हुआ था, और वो क्या था? तो अर्ली चौहान डायनेस्टीज, क्या नाम था? अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ठीक है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक इन्होंने शोध निबंध लिखा था। और इस शोध निबंध के खातिर, इस शोध निबंध की वजह से 1943 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय ने इनको एक उपाधि दी थी, और वो उपाधि थी डी लिट, ठीक है। किसकी उपाधि दी थी भाई? तो डी लिट की उपाधि इनको दी थी भाई, ठीक है। ये क्या थी? उपाधि। और किसने दी थी? तो आगरा विश्वविद्यालय ने इसको उपाधि दी थी 1943 ईस्वी के अंदर भाई। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए, जो 1945 ईस्वी है, 1945 ईस्वी में इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कार्य किया था कि इन्होंने जो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का जो सांस्कृतिक, सामाजिक और जो अन्य जो क्षेत्र हैं, उन सबको बढ़ावा देने के लिए, उस सब में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इन्होंने बीकानेर के प्रधानमंत्री, उस समय जो अलग अलग राज्य हुआ करते थे और उनके सभी के एक एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे भाई। तो बीकानेर के उस समय के प्रधानमंत्री थे के.एम. पन्नीकर। क्या नाम था बीकानेर के प्रधानमंत्री का? के.एम. पन्नीकर, ठीक है। के.एम. पन्नीकर कहाँ के प्रधानमंत्री थे ये? तो बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री, ठीक है, बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री थे। इनके साथ में मिलके 1945 ईस्वी में इन्होंने एक इंस्टीट्यूट का स्थापना की थी, और उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम था भाई? शार्दुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम था? तो शार्दुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, शार्दुल रिसर्च राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, शार्दुल राजस्थानी रिसर्च ठीक है, राजस्थानी इंस्टीट्यूट की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? तो 1945 ईस्वी में। किसके साथ में? के.एम. पन्नीकर के साथ में। के.एम. पन्नीकर कौन थे? तो बीकानेर रियासत के उस समय के प्रधानमंत्री थे। इनके साथ में मिलकर इन्होंने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना का कार्य किया और यहाँ पे शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कार्यरत किया। उसके बाद में देखिए बात करें अपने तो 1959 ईस्वी के बारे में हम बात करें तो 1959 ईस्वी में जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार द्वारा, किसके द्वारा? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इनको एक कार्य सौंपा गया। तो वो कार्य कहता है कि जो राजस्थान है, राजस्थान का सामाजिक सांस्कृतिक जो ऐतिहासिक इतिहास है, उस इतिहास को, संपूर्ण इतिहास को एक तो क्रमबद्ध और एक प्रमाणिक तौर पे, ठीक है, लिखने के लिए, और एक इन्होंने कहा कि एक तो इसका जो लेखन का कार्य हो वो एक इन सबको आधार बना के लेखन का कार्य हो और संक्षिप्त हो, ठीक है, विस्तृत भी हो, सारपूर्ण भी हो, ठीक है। देखिए विस्तृत हो, सारपूर्ण और संक्षिप्त हो, मतलब तीनों चीजें इन्होंने मतलब जो फैला हुआ इतिहास था उसको एक जगह, मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम संक्षिप्त लिख दिया जाए, ठीक है, उसका सारपूर्ण, उसका सार भी निकलना चाहिए और थोड़ा बहुत विस्तृत भी होना चाहिए, बने पहले से कम है, मतलब पहले से कम विस्तृत होना चाहिए और थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास होना चाहिए। ये कार्य कब सौंपा गया इनको? तो 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में इनको ये कार्य सौंपा गया था भाई। किसके द्वारा सौंपा गया? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इनको ये कार्य सौंपा गया था भाई। उसके बाद में हम बात करें तो इसी की वजह से देखिए जो 1962 है, इसी कारण की वजह से 1962 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक का निर्माण किया था और उस पुस्तक का नाम था
राजस्थान थ्रू दी एजेज, ठीक है, क्या नाम था? तो राजस्थान थ्रू दी एजेज, राजस्थान थ्रू दी एजेज, ठीक है। इसके नाम से एक इन्होंने पुस्तक निकाली। किसकी वजह से? तो इनको राजस्थान सरकार द्वारा एक कार्य सौंपा गया था, संक्षिप्त राजस्थान का इतिहास पर सारपूर्ण इतिहास लिखने के लिए जो इनको कार्य सौंपा गया, तो इन्होंने इसकी रचना की थी। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए 3 जुलाई 1976 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 3 जुलाई 1976 ईस्वी में मृत्यु, ठीक है। यह हमने बात की डॉक्टर दशरथ शर्मा के बारे में, ठीक है। देखिए डॉक्टर दशरथ शर्मा को एक इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य और किया था। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, और वो पुस्तक की किसके बारे में थी? तो वो राजस्थान के जो कल्चर है, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो वो पुस्तक थी लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर, लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उसके अलावा ये राष्ट्रीय कांग्रेस हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है, राजस्थान के हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है, ये भी इन्होंने कार्य किया था। और देखिए इन्होंने के सम्राट जो पृथ्वीराज तृतीय है उनके या उनके युग के बारे में भी एक इन्होंने ग्रंथ लेखन का कार्य किया था। तो ये संपूर्ण जानकारी अपन किसके बारे में बात करें? डॉक्टर दशरथ शर्मा के बारे में। उसके बाद में हम नेक्स्ट इतिहासकार के बारे में बात करते हैं। तो देखिए भाई जो अपने जो नेक्स्ट जो लेखक हैं उनके बारे में हम जब बात करें तो जो अपने नेक्स्ट लेखक हैं उनका क्या नाम है भाई? तो उनका नाम है मुंशी देवी प्रसाद। कौन है? मुंशी देवी प्रसाद, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद के बारे में हम बात करें तो देखिए मुंशी देवी प्रसाद का जो जन्म है, मुंशी देवी प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो मुंशी देवी प्रसाद का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1848 ईस्वी में, ठीक है। 18 फरवरी 1848 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने देखिए अरबी, फारसी व उर्दू शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। इन्होंने देखिए किस किस में? अरबी, फारसी और उर्दू में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में 16 वर्ष की आयु में अजमेर तहसील कार्यालय में काम करना शुरू किया। अजमेर तहसील कार्यालय में कार्य शुरू किया भाई इन्होंने। उसके बाद में देखिए जो आगे बात करें अपन तो 1879 ईस्वी में इनको जोधपुर में किसके पोस्ट पे वो कर दिया गया? तो नयाब के उस पे पोस्ट पे इनको नियुक्त कर दिया गया भाई। जो जोधपुर है, जोधपुर में महकमा अपील पर नायाब नियुक्त किया, ठीक है। ये कब कार्य किया गया? 1879 ईस्वी में। देखिए ये महकमा नायाब बनते इन्होंने क्या क्या कार्य किए? तो इन्होंने देखिए मारवाड़ के लिए इन्होंने क्या किया? मारवाड़ के लिए कानून बनाए, नए कानून, ठीक है। मारवाड़ के लिए नए कानून बनाए और 13 कानूनी विषय पर किताबें लिखी, ठीक है।
मारवाड़ के लिए एक तो कानून बनाए और 13 कानूनी विषयों पे, कानून के जो विषय है, कानून के विषयों पे इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी? 13। तो देखिए इसकी वजह से इनको क्या कहा जाता था मारवाड़ में? तो कानून की माता। ठीक है, कानून की माता। देखिए ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है सबसे, है ना, कि कानून की माता किसे कहते हैं? तो मुंशी देवी प्रसाद को, या मुंशी देवी प्रसाद को इनमें से किसके लिए जाना, किसका सब्जेक्ट में जाना जाता है? तो कानून के लिए। या इनका जो दूसरा नाम था वो क्या नाम था भाई? कानूनी। ठीक है, देखिए इनको या तो कानून की माता कहते थे या कानूनी कहते थे भाई इनको। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें जो इन्होंने जो इतिहास का जो लेखन का कार्य किया है, तो देखिए इतिहास का जो इन्होंने लेखन का कार्य किया, इतिहास के अलावा इन्होंने जो मारवाड़ है, मारवाड़ का भूगोल इन्होंने लिखा है। उसके बाद में प्रतिहार वंश का इन्होंने इतिहास लिखा है, मारवाड़ का इन्होंने इतिहास लिखा है। इन सभी इतिहास के अलावा देखिए इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो इनका कार्य है, तो वो कार्य है इनका, देखिए अलग अलग सभी का, बाबरनामा, शेर जो हुमायूंनामा है, या अकबरनामा है, या उसके बाद में हम बात करें जो जहांगीरनामा है, ठीक है, शाहजहांनामा है, उन सभी का पुस्तकों का इन्होंने हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया। और हिंदी और उर्दू में अनुवाद करते समय इन्होंने क्या किया है, जो हिंदी है, हिंदी को बाएं भाग पे और दाएं भाग पर उर्दू को, मतलब एक ही पेज पे आधा आधा पेज करके एक तरफ तो हिंदी लिखते गए और एक तरफ उसका उर्दू अनुवाद लिखा। यह कार्य भी इन्होंने किया है। तो यह संपूर्ण जानकारी किसके बारे में है? मुंशी देवी प्रसाद के बारे में। उसके अलावा देखिए मुंशी देवी प्रसाद के बारे में हम बात करें तो मुंशी देवी प्रसाद के लिए देखिए एक चीज और आती है कि जो मोहम्मद नैन्सी है, मोहम्मद नैन्सी को देखिए इन्होंने राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा किसने दी थी? तो मुंशी देवी प्रसाद ने ही दी थी भाई। ठीक है, मोहम्मद नैन्सी को। उसके अलावा जो राजस्थान का करण है, तो राजस्थान का करण किसको कहा है? तो महाराजा राय सिंह को, जो बीकानेर के शासक हैं महाराजा राय सिंह, उनको राजस्थान का करण कहा है। ये दोनों संज्ञाओं भी किसने दी है? तो इनके द्वारा ही दी गई थी। ये सारी जानकारी किसके बारे में है? मुंशी देवी प्रसाद के बारे में। तो मुंशी देवी प्रसाद के बारे में फिर से मैं एक बार आपको वापस से दोबारा से बता देता हूं। इनका जन्म 18 फरवरी 1848 ईस्वी में हुआ। अरबी, पारसी और उर्दू भाषा में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और 16 वर्ष की आयु में अजमेर तहसील में इन्होंने कार्य करना शुरू किया कार्यालय में। 1879 में जोधपुर महकमा अपील पर नायाब नियुक्त किया गया और इन्होंने नायाब नियुक्त होते ही मारवाड़ के लिए क्या किया? कानून बनाए एक तो, और कानून पे 13 विषय पर 13 पुस्तकें लिखी इन्होंने। उसके बाद में देखिए इनको इनके जो नाम थे वो क्या क्या नाम थे? तो कानून की माता, कानूनी आदि इनके क्या थे? नाम थे। इनके अलावा इन्होंने मारवाड़ का भूगोल लिखा, उनके अलावा मारवाड़ का इतिहास लिखा, प्रतिहारों का इतिहास लिखा। इन्होंने अकबरनामा, जो हुमायूंनामा है, शाहजहांनामा है और बाबरनामा है, उन सभी का क्या किया है? उन सबको हिंदी और उर्दू ऐसे लिखा है, आधे भाग पे हिंदी, आधे भाग पे एक ही पेज में उर्दू। तो ऐसे करके इन दोनों का, इनका संपूर्ण का, इन ग्रंथों का क्या किया है? अनुवाद का कार्य किया है। उसके अलावा जो मोहम्मद नैन्सी है उसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है और जो महाराजा राय सिंह है उनको राजस्थान का करण की संज्ञा दी है। ये भी एक देखिए क्वेश्चन होते हैं इनमें। देखिए इससे संबंधित हमें बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। वैसे तो एग्जाम में तो ऐसा नहीं है कि, पर इससे ज्यादातर मोस्टली जो 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं। वो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? तो वो बनता है एक तो कानून की माता। ठीक है, कानून की माता किसे कहते हैं? तो कानून की माता नाम किसको दिया है? तो मुंशी देवी प्रसाद को। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा है? मोहम्मद नैन्सी ने। किसने कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। राजस्थान का करण किसको कहते हैं? राय सिंह को। और किसने कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। यह संपूर्ण जानकारी किसके बारे में? मुंशी देवी प्रसाद के बारे में। उसके बाद में हमारे कुछ इतिहासकार और भी हैं, उनके बारे में हमें संक्षिप्त में वर्णन करेंगे अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने जो इतिहासकार हैं उनके बारे में बात। तो देखिए जो अपने जो अगले इतिहासकार हैं उनका नाम है डॉक्टर
जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ठीक है, तो देखिए अब इनके बारे में अपन बात करते हैं, डॉक्टर इब्राहिम ग्रियर्सन के बारे में। तो देखिए जो डॉक्टर इब्राहिम ग्रियर्सन हैं ये कहाँ के हैं, तो ये इंग्लैंड के हैं भाई। कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड के हैं और इनका जो ये क्या है, तो भाषाविद है भाई। इन्होंने ही देखिए एलपी ट्रेसी थ्योरी को बुलाया था। अभी अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले कि एलपी ट्रेसी थ्योरी को भारत में किसने बुलाया था, तो इन्होंने ही राजस्थान में, वो भारत में एलपी ट्रेसी थ्योरी को यहां पे बुलाया था। ठीक है, और इन्होंने जो कार्य किया है राजस्थान में जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा पे इन्होंने काफी शोध का कार्य किया है, काफी इन्होंने सर्वे का कार्य किया था और इन्होंने एलपी ट्रेसी थ्योरी से भी ये कार्य करवाने के लिए इनको बुलाया गया था। तो ये अपने एक हो गए डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो अगले जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो है रामकरण ओसापा। रामकरण ओसापा। ठीक है, रामकरण ओसापा के बारे में बात करें तो जो देखिए रामकरण जो ओसापा हैं वो कहाँ के हैं, तो वो हैं जोधपुर के भाई। ठीक है, जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं रामकरण ओसापा। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए इनका जो जन्म हुआ है वो इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म हुआ था 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में। ठीक है, मारवाड़ में इनका जन्म हुआ था और मारवाड़ के एक गांव है बडलू। क्या नाम है, बडलू। बडलू गांव में, बडलू गांव में इनका जन्म होता है 1857 ईस्वी में। देखिए इन्होंने राजस्थान इतिहास में काफी पुस्तकें इन्होंने लिखी थी और राजस्थान इतिहास में जब पुस्तकें इन्होंने लिखी थी उनके बारे में बात करें तो देखिए पहली चीज तो ये कि इनको 1920-21 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में राजस्थानी या डिंगल भाषा के लिए इन्होंने इनको प्रोफेसर नियुक्त किया था भाई। कब किया था, तो 1920-21 में। ठीक है, 20-21 में क्या किया इनको, कलकत्ता विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा के प्रोफेसर। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें तो इनके बारे में जब हम बात करते हैं, देखिए इन्होंने जो मारवाड़ का जो मूल इतिहास है, ठीक है, वो लेखन का कार्य किया था। उसी के लिए इनको सर्वाधिक जाना भी जाता है। उसके बाद में हम बात करें जो अपने जो अगले नेक्स्ट जो लेखक हैं उनके बारे में बात करें तो अगले जो लेखक हैं उनका नाम है विश्वेश्वर नाथ। विश्वेश्वर नाथ, पंडित विश्वेश्वर नाथ। ठीक है, तो ये देखिए ये भी कहाँ के हैं, तो ये भी मारवाड़ जोधपुर के ही हैं और इन्होंने भी जो इतिहास का जो लेखन का जो कार्य किया है, तो देखिए इनका जो जन्म होता है 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद में हम बात करें तो इन्होंने जो इनकी जो प्रमुख वो है वो संस्कृत भाषा पे और अंग्रेजी भाषा पे इनकी बहुत ही बढ़िया पकड़ थी। और इनको कहा जाता है कि जो इन्होंने भारत में जो लेखन का कार्य किया है राजस्थान में, तो ये राजस्थान में ही नहीं है, इन्होंने जो लेखन का कार्य किया है वो पूरे भारत में किया था। ठीक है, तो भारत के जो प्राचीन राजवंश हैं, राजस्थान के नहीं कह रहा हूं मैं, भारत के प्राचीन राजवंश हैं उनके बारे में उनकी इतिहास इन्होंने लिखा है, हिस्ट्री। और इन्होंने जो राष्ट्रकूट राजा हैं, राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में भी इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था। तो यहाँ पे अपने जो इतिहासकार हैं, प्रमुख जो इतिहासकार थे, उन इतिहासकारों का बारे में अपनी चर्चा संपन्न होती है।
अपन ने जो भी इतिहासकारों के बारे में बात किया, उनमें देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, एक तो कर्नल जेम्स टोड है, एक की कविराजा श्यामल दास हैं, और एक डॉक्टर गौरीशंकर चंदोजा जी हैं, एल.पी. तेसीत्योरी है, सूर्यमल मिश्रन है, और जो हम बात करें जैसे कि दशरथ शर्मा है और मुंशी देवी प्रसाद हैं। ठीक है, ये अपने मोस्ट इंपोर्टेंट तो लेखक हैं। उसके बाद में अपने ये इन इतिहासकारों का इतना ज़्यादा रहता नहीं है, हालांकि मैंने आपको नाम के लिए और इनके जो कुछ थोड़े बहुत इन्होंने जो कार्य, जो इनके मोस्ट कार्य हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आज अपना इतिहासकारों का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अब अपना इतिहास, ये साहित्य के स्रोतों में सिर्फ एक टॉपिक और रह जाता है, उसका नाम है पुरालेखीय स्रोत। ठीक है, तो अपन अगली क्लास में किसके बारे में बात करेंगे? पुरालेखीय स्रोतों के बारे में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। देखिए, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, राजस्थान इतिहास तो आपको हर कोई पढ़ाएगा, ठीक है, और राजस्थान इतिहास पढ़ाने के क्रम में कहा, ये भी कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि आपने इतना सब कुछ पढ़ा दिया है कि मतलब ज्यादा। तो मैं कह रहा हूं कि आपको, मैं देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, कि एक एग्जाम के लिए पर्टिकुलर मैं एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। मैं पढ़ा रहा हूं आरएस का वैकेंसी हो, चाहे आपके रीट की वैकेंसी हो, पटवार की हो, राजस्थान पुलिस की हो, किसी की भी वैकेंसी हो जिसमें भी राजस्थान का पूछा जाता है, तो उसमें राजस्थान का, जब राजस्थान इतिहास का और कला संस्कृति का जो पोर्शन है, उसमें से आपका ऐसा नहीं रहे कि हमने तो ये चीजें पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, आप आरएस का एग्जाम दोगे, उसमें तो आपको देखिए, राजस्थान, जब आरएस की अगर हम बात करते हैं तो आरएस में तो ये होता है कि आपको राजस्थान में से कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। और आरएस वगैरह का जब एग्जाम अपन देते हैं ना, तो आरएस वगैरह के एग्जाम में राजस्थान का टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास से देखिए 1/3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब अगर 150 क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्री के अंदर, तो 50 क्वेश्चन डेफिनेटली है कि राजस्थान से रिलेटेड पूछेंगे। और जब 50 क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो कम से कम 20 क्वेश्चन कला एवं संस्कृति और राजस्थान इतिहास से पूछते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन राजस्थान इन टॉपिकों से, दोनों टॉपिक इन्हीं टॉपिकों से होते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार फिर से बता देता हूँ, चैनल, हमारा जो चैनल है भाविक क्लासेस के नाम से चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। धन्यवाद।